हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर पर लगातार एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसका ये 35 वीडियो है। लगातार ये वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ रेगुलर, हर रोज ये वीडियो एक अपलोड हो रहा है आपके लिए, जिसमें कि एमपीपीएससी के फर्स्ट पेपर पर जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, उस 100 क्वेश्चंस के एमसीक्यू सीरीज चल रही है। तो लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए और हर पेपर को रेगुलर आप हर वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस कवर करता हूँ विथ एनालिसिस के साथ में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि अन्य जो परीक्षार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देखकर एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर पाएँ। तो लगातार देखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का जो रेडियो बटन है वो आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है, जिससे कि आपको 100% ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 35वां वीडियो, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कंप्लीट एनालिसिस मिलने वाला है आपको अगले 25 क्वेश्चन का। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन कहलाता है? कौन होता है कस्टोडियन भारत के संविधान का? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय या फिर भारत का उच्चतम न्यायालय? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान का अभिरक्षक या फिर कस्टोडियन कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि संघीय न्यायालय में संविधान का भाग घ, ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। संविधान का कौन सा है भाग? संविधान का भाग छ में, भाग छ में इसके बारे में पूरी जानकारी है। और इसमें जो आर्टिकल है वो 124 से लेके 127 के बीच में इसमें पूरा प्रावधान है। और उसमें पूरे के पूरे जो कस्टोडियन की जिम्मेदारी है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय की है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ग्वालियर में, सीहोर में, जावरा में या फिर जीवाजी राव में? इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो इसका सही विकल्प है जावरा। जावरा जो कि कहाँ है? रतलाम में है। ठीक है ना, सबसे पहले जो चीनी मिल स्थापित की गई थी वो जावरा में की गई थी और ये की गई थी 1934 में। और अभी मध्य प्रदेश में टोटल कितनी चीनी मिलें हैं? 15 के आसपास मध्य प्रदेश में चीनी मिलें हैं। और चीनी किससे बनती है? गन्ने से। गन्ना पिरोया जाता है और गन्ने से ही चीनी यानी कि शक्कर बनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। भारत सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था? वर्ष 2020, 2021, 2022 या फिर 2023? तो इसका जो सही विकल्प है वो है वर्ष 2020 तक मिशन इंद्रधनुष के तहत पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। और इसमें कौन कौन शामिल थे? 2 वर्ष तक के, जो 2 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, उन बच्चों को इसमें शामिल किया गया था। और साथ में गर्भवती जो महिलाएं थी उनको भी इनमें शामिल किया गया था, जो कि मिशन इंद्रधनुष के नाम पर यहाँ पर टीकाकरण करना था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। शेरों के संरक्षण व संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया? प्रोजेक्ट लाइन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट लेपर्ड या फिर प्रोजेक्ट संरक्षण? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रोजेक्ट लाइन। दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसकी शुरुआत की गई थी 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें जो एसिटिक बब्बर शेर हैं, ठीक है ना, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए अलग से पूरी योजनाएं बनाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत कितने व्यक्तियों को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2020 में कितने थे जिनको कि पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला है? 4, 5, 7 या फिर 10? तो इसका जो सी विकल्प है ये सही है। टोटल 7 लोग थे जिनको कि 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो 7 कौन कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए, उनकी जानकारी भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्रमबद्ध तरीके से, आप बिल्कुल उनको
याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो थे उनमें से सबसे पहले तो थे जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिख रहा हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। उसके बाद में दूसरे सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, और अरुण जेटली, अरुण जेटली, और मैरी कॉम बॉक्सर जो हैं, ठीक है ना, उनको भी दिया गया है। मैरी कॉम के बाद में और कौन, छन्नूलाल मिश्र, छन्नूलाल मिश्र, ठीक है। और कौन थे इसमें, अनिरुद्ध जगन्नाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, ठीक है ना। इनमें कईयों को मरणोपरांत मिला, जैसे जॉन फर्नांडिस मरने के बाद मिला, सुषमा स्वराज को मरने के बाद मिला, तो अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया 2020 में, ठीक है। और छन्नूलाल जी, इनको दिया गया, ये तो जीवित हैं, ठीक है। सुषमा स्वराज जी का मैंने बता दिया, मरणोपरांत मिला है, ठीक है। उसके बाद में ये कितने हो गए, 6 हो गया। सातवां कौन है आखिरी, वो है श्री विश्वेशारतीर्थ स्वामी जी, ठीक है ना। ये कर्नाटका से हैं, विश्वेशारतीर्थ स्वामी जी, ठीक है। इनको मरणोपरांत मिला है ये। तो ये 7 व्यक्तित्व हैं जिनको कि 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सितंबर 2019 में निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया था, भोपाल, अलीराजपुर, झाबुआ या फिर धार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। भोपाल से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका नाम था क्या, निरोगी काया अभियान के तहत, ठीक है। ये क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, टेलनेट क्या है, टेलीफोन का एक नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क, रिमोट लॉगिन के लिए उपयोग किया जाता है या फिर रिमोट कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो सी वाला है, रिमोट लॉगिन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये टीसीपीआई प्रोटोकॉल्स में इसका उपयोग होता है। जो लैन होता है, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। और ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जीके, कंप्यूटर जीके का। अगला प्रश्न आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, वीडियो स्क्रीन की, माइक्रोफोन की, कैमरे की या फिर ऊपर दिए गए जो तीनों विकल्प हैं उनकी जरूरत होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊपर दिए गए तीनों विकल्प जो हैं इनकी आवश्यकता होती है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में। यानी कि वीडियो स्क्रीन भी होनी चाहिए, यहाँ पे हम स्वयं दिख पाए, माइक्रोफोन जिससे कि अपन बात करें तो सामने वाला सुन पाए, और कैमरा यहाँ पे कि हम स्वयं अपने आप को दिखा सकते हैं यहाँ, तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, स्क्रीन पे सामने वाला पूरा दिखे और हम भी सामने वाले को दिख पाए, तो दैट इज कॉल्ड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सारे इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, सुविधा से उपयोगकर्ता यूजर अपने ड्राइव द्वारा सिस्टम से जुड़ी हुई डिवाइस को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइव मैनेजर, डिस्क मैनेजर, कंट्रोल मैनेजर या फिर डिवाइस मैनेजर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डिवाइस मैनेजर, ठीक है ना, उसको डिवाइस मैनेजर कहते हैं। और ये सारे फीचर्स किसमें होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, उसमें पूरे के पूरे ये माइक्रोसॉफ्ट में जो विंडोज 98, 95, विंडोज ME, 2E और जितने भी अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम आए उनमें सब में डिवाइस मैनेजर होता है, ठीक है ना, जिसके द्वारा अपन सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, ड्राइव के द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप MPPSC और MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे MPPSC की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे MP पुलिस और MPSI की तैयारी कर रहे हैं
उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड। अगला क्वेश्चन आ गया 10वां। किस मोबाइल ऐप के द्वारा सरकारी सेवाओं को एक्सेस करने का प्राप्त किया जाता है, मतलब एक्सेस करने का जो तरीका है वो किस मोबाइल ऐप से है? IRCTC कनेक्ट, IRCTC, उमंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है उमंग। ये जो है एक मोबाइल ऐप है, ठीक है ना। इसको मोबाइल पर इंस्टॉल किया जाता है और इसको सरकारी सेवाओं की पूरा एक्सेस इसी मोबाइल ऐप के थ्रू होता है। और इस ऐप को भारत में मोबाइल गवर्नेंस, ठीक है ना, मोबाइल गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए ही, उसके उद्देश्य के लिए इसको तैयार किया गया था। और इसको तैयार किसने किया था, ये मैं वर्बली बता रहा हूँ, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, ठीक है ना, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। और उसके साथ में माइटी, ठीक है ना, दो फर्म थी जिन्होंने मिलके इसको तैयार किया था, NEGD और कौन थी, माइटी, ठीक है ना। इसको मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। ये दो फर्म थी सरकार की जिन्होंने मिलके इस उमंग ऐप को तैयार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, स्पोर्ट्स से है ये। निम्न में से कौन से वर्ष 2020 में T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बना है? जेम्स एंडरसन, डेवन ब्रेवो, शाहिद अफरीदी, या फिर ईशांत शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डेवन ब्रेवो। डेवन ब्रेवो ने 2020 में T20 में 500 विकेट ले लिए हैं और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं 2020 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले। और ये किस टीम के हैं, किस कंट्री के हैं ये है वेस्ट इंडीज के, ठीक है, डेवन ब्रेवो। अगला क्वेश्चन आ गया, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल जो एग्जाम होते हैं उनकी उत्तर पुस्तिका, आंसर शीट की जांच की जाती है? OMR, OCR, MICR, या फिर बारकोड रीडर। तो इसका जो सही विकल्प है वो है OMR। OMR शीट होती है, आपने देखा होगा, MPPSC के एग्जाम भी आपने दिए होंगे पहले कभी, तो उसमें भी आपने देखा होगा OMR शीट दी जाती है एक पूरी, जिसमें कि अपन आंसर्स को काले
पेन से या ब्लू पेन से अपन कलर भरते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द OMR शीट, जिससे कि पूरी की पूरी आंसर शीट जो है वो चेक की जाती है। और OMR का फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना, ऑप्टिकल, ठीक है ना, सॉरी ये OCR का है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ये है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है ना, OMR उसका बता दिया था मैंने। इसका है ऑप्टिकल मार्क रीडर, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR। OCR का फुल फॉर्म जो है वो है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये OCR का है। और MICR ये कहाँ होता है, ये चेक बुक में आपने देखा होगा, चेक बुक में ये पूरा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है ना, वो चेक बुक में होता है, जिससे कि उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकती है और उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो ये MICR चेक बुक में होता है, ठीक है। और बारकोड, बारकोड आपने देखा होगा शॉपिंग में जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के ऊपर एक बारकोड लिखा रहता है, इसमें कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल अगर अपन उसको स्कैन करते हैं तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां, कौन से राज्य में 2020 के 20 से सभी थानों में CCTNS प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जिसका नाम है CCTNS। इसका जो फुल फॉर्म है उसको कहते हैं कंप्लीट फुल फॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल, जो डबल C है इसका मतलब है क्राइम एंड क्रिमिनल, ठीक है ना, ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम एंड सिस्टम, ये ठीक है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CCTNS, ठीक है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में 2020 में मध्य प्रदेश के सभी थानों को शामिल किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, इंदौर की खिलाड़ी सरिता चौरे, ठीक है ना, नाम भी दिया हुआ, ने इंग्लैंड में बर्मिंघम है वहाँ की जो कॉमनवेल्थ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप, ठीक है ना, इस पे कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है कांस्य, ठीक है ना। ब्रॉन्ज मेडल जीता इन्होंने, और ये किस वर्ग में जीता था? ये है 48 किलोग्राम का जो वर्ग था, उस कैटेगरी में इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2020 में साहित्य में नोबेल प्राइज किसे प्रदान किया गया? जेनिफर डूडना, मार्गरेट एटवुड, लुइस ग्लुक या फिर एस्टर डुफ्लो? तो इसका जो सही विकल्प है वो है लुइस ग्लुक। इनको 2020 का साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है, और इससे पहले 1993 में इनको पुलित्जर पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है ना। पुलित्जर पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है, और वो किस बुक के लिए दिया था? द वाइल्ड आयरिस, ठीक है ना, याद रखिएगा, द वाइल्ड आयरिश, ठीक है। इस बुक के लिए उनको लुइस ग्लुक को पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है 1993 में। चलिए अगला प्रश्न आ गया, खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बहुउद्देशीय योजना खेलो इंडिया में शामिल खेल मलखंब का जो संबंध है वो किस राज्य से है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का ये खेल है, मुख्य खेल के रूप में जानते हैं, और खेलो इंडिया कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया था, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंब, ठीक है। और इसकी जो एकेडमी है मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? वह है उज्जैन में, ठीक है, उज्जैन में है। क्लियर हो गया? चलिए, और अभी इन्हीं के लिए प्रभास जोशी जो पुरस्कार है वो मलखंब में अभी अभी शुरू किया गया है, जो कि वहाँ उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। तो किस राज्य की सरकार ने इसको शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तो मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है ना, जो केंद्र की योजना है किसान सम्मान निधि योजना, उसी के तर्ज पर किसानों के लिए ये योजना तैयार की। और ये योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई अभी पिछले वर्ष ही की गई है, 26 सितंबर 2020 को इस योजना को शुरुआत की गई। और इसमें राज्य के किसानों को 4,000 रुपए, ठीक है ना, सम्मान निधि सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश जो कि राज्य सरकार है उसके द्वारा प्रदान की जाएगी, वो भी 2 समान किस्तों में, ठीक है ना, 2 किस्तों में, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट किया जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, यूएफए चैंपियंस लीग 2020 का खिताब किसने जीता? बायर्न म्यूनिख ने, पेरिस सेंट जर्मन, लियोन या फिर इंटर मिलान ने जीता? तो इसका सही विकल्प है बायर्न म्यूनिख ने ये खिताब जीता था। और ये जो यूएफए चैंपियंस लीग 2020 ये किस खेल में होती है? ये होती है फुटबॉल में, ठीक है, फुटबॉल के लिए होती है ये, और फुटबॉल खेली जाती है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1955 से ये लगातार जारी है, ठीक है। और इसका पहले जो नाम था वो 1992 तक इसको बोला जाने लगा था यूरोपियन चैंपियंस क्लब कप, ठीक है ना, इस नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम यूफा चैंपियंस लीग हो गया था। तो 2020 का है जो खिताब है वो बायर्न म्यूनिख ने जीता, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, हॉकी, स्नूकर या फिर बिलियर्ड? तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? तो वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये, और अभी तक लगातार ये 3 बार खिताब इनके नाम हो चुका है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो चैलेंज होते हैं उसमें। तो वो लगातार 3 वर्ष थे, 2017 से लेकर 2019 तक, 2017 से लेके 2019 तक के जो खिताब हैं वो इनके नाम पर है, ठीक है ना। बैडमिंटन की खिलाड़ी है ये लक्ष्य सेन। अगला प्रश्न आ गया, चौथे शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? सपूरा, गैंगवॉन, प्योंगचांग या फिर बीजिंग? तो इसका जो सही विकल्प है वो है गैंगबॉन्ग। गैंगबॉन्ग में ये चौथे शीतकालीन जो ओलंपिक खेल हैं उसके लिए इसको चुना गया है। और ये कहाँ पर है? ये है दक्षिण कोरिया में, ठीक है ना। और ये 2024 में इसकी मेजबानी करेगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही विकल्प है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यही है मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। इसकी शुरुआत हो गई थी 1933 में कान्हा किसली अभ्यारण्य के नाम से, ठीक है ना, कान्हा अभ्यारण्य के नाम से ये जाना जाता था। फिर बाद में इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको कन्वर्ट किया गया। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 940 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल याद रखिएगा, 940 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और वर्ष 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, ठीक है। और ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये है मंडला और बालाघाट, ठीक है ना, 2 क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, बालाघाट, ठीक है, यहाँ पर ये फैला हुआ है। चलिए, और सबसे अधिक अगर टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। और अगर डेंसिटी के हिसाब से देखी जाए तो डेंसिटी के हिसाब से सबसे अधिक टाइगर वो पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, घनत्व, ठीक है ना, सबसे अधिक घनत्व अगर है तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, 22वां, राज्य का पहला बायोगैस प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? भोपाल में, मंडला में, होशंगाबाद में या श्योपुर में? तो इसका सही विकल्प है भोपाल। भोपाल में स्थापित हुआ था
राज्य मध्य प्रदेश राज्य का पहला बायोगैस प्लांट, और इसकी स्थापना कब कर दी थी? ब्रिटिश काल में ही 1924 में ही सबसे पहला बायोगैस प्लांट की स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसकी जो क्षमता थी वो थी 85 घन मीटर। ठीक है, 85 घन मीटर यहाँ पर गैस बनती थी। ठीक है, और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 17 ये बायोगैस प्लांट है। ठीक है, 2020 का आंकड़ा है ये लेटेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है? सीधी, जबलपुर, सिवनी या सिंगरौली? तो वो है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली ऊर्जा की राजधानी कहलाता है। वो क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताप विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी, राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की। सारी विद्युत ज़्यादा से ज़्यादा जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं वो सिंगरौली में संचालित की जाती हैं, क्योंकि सिंगरौली क्षेत्र में जो बिटुमिनस कैटेगरी का जो कोयला है, जो कि सेकेंड वर्ग में आता है, ठीक है ना, वो यहाँ पर पाया जाता है, और यहाँ पर कोयले से ही विद्युत बनाई जाती है। ठीक है, वो तो सबसे बड़ा यहाँ पे 2-2,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र जिसमें कि ये कोयला पाया जाता है। मध्य प्रदेश में 2 ही क्षेत्र यहाँ पे सबसे अधिक कोयला का क्षेत्र कहलाता है। एक तो सुहागपुर जो कि शहडोल में है, और दूसरा सिंगरौली। ठीक है, जो सुहागपुर है वो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र है, यहाँ पे कोयला का भंडार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे बॉक्साइट और कॉपर के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? जावद, सतना, बालाघाट, सतना या फिर भैरवगढ़? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे कि तांबा, मध्य प्रदेश में जो तांबा पाया जाता है वो बालाघाट में पाया जाता है, और कॉपर भी यहीं पर पाया जाता है। यहाँ पर 36 मीटर मोटी, ठीक है ना, तांबे की एक पूरी प्लेट यहाँ पर नीचे स्थित है, और 152 मीटर लंबी है। और इसकी गहराई कितनी है वो अभी इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई मालूम है इसकी, मोटाई, लंबाई और चौड़ाई और मोटाई मालूम है, लेकिन गहरी कितनी है उसके बारे में अभी जानकारी मेरे को नहीं है इसकी। तो इतनी मोटी यहाँ पर तांबे की पूरी एक प्लेट है जो कि यहाँ पर प्राप्त हुई है, और सबसे अधिक यहाँ पर तांबा उत्खनन किया जाता है बालाघाट में, और बॉक्साइट भी। ठीक है, और ये कहाँ पर है तांबा? बालाघाट में। ये है मलाज खंड में, ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर खदान है ये तांबे की, मलाज खंड। और बालाघाट में एक और खदान है वो है मैग्नीज की, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नीज भी यहाँ पर मिलता है, और बहुत बड़ी खदान है, एशिया की सबसे बड़ी खदान कहलाती है मैग्नीज की, जो कि है भरवेली में। भरवेली में है ये मैग्नीज की खदान, और इसमें 500 लाख टन के आसपास मैग्नीज का भंडार है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, बैतूल, जबलपुर या बालाघाट? तो इसका सही विकल्प है भोपाल। भोपाल में है ये IIM। ठीक है, और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। ठीक है, और ये भारत का एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान है जो कि भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश की राजधानी में। और इसमें 2 साल का जो स्नातक डिप्लोमा है, स्नातकोत्तर PGDCA, ठीक है ना, PG डिप्लोमा जो होता है, PGDCA बोल दिया मैंने, PG जो डिप्लोमा है वो यहाँ पर करवाया जाता है, जो कि 2 साल का होता है, और इसकी शुरुआत 1988 से इसकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, ये इसका करेक्ट फैक्ट है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि MPPSC फर्स्ट पेपर पर आधारित मैंने बनाए थे। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, क्योंकि रेगुलर मैं वीडियो आ रहा हूँ, हर रोज एक वीडियो मैं अपडेट कर रहा हूँ MPPSC 2020 के फर्स्ट पेपर पर। तो रेगुलर आप मेरी इस सीरीज से जुड़े रहें, और लगातार देखने के लिए मेरा स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगे। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबाएं अगर आप देख रहे हैं, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सारे परीक्षार्थी जो कि MPPSC 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी मेरी सीरीज से जुड़ पाएं, और लगातार
ये फर्स्ट पेपर पे आधारित प्रश्नों को समझ सकें। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार ट्यून करके देखिए मेरा चैनल, प्लेलिस्ट पे जाइए और वो सारे पार्ट्स जो कि आप मिस कर गए हैं वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।